हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नैंसी। सभी को राम राम, सभी को गुड मॉर्निंग एंड सभी को नमस्ते और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। सो आज जो है वो हम जो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसके कुछ पॉइंट्स जो थे, कुछ फैक्ट्स जो थे वो हम पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट जो है वो कुछ जो और फैक्ट्स बच जाते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्यावर जिला जो आता है इसके संस्थापक कौन आते हैं। तो आप सभी को पता है कि कर्नल डिक्सन जो आते हैं वो इसके संस्थापक आते हैं। और कर्नल डिक्सन ने इसकी स्थापना कब करी थी? तो 1 फरवरी 1836 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि ब्यावर की स्थापना की गई थी। अभी जो है वो ब्यावर का हम कुछ इतिहास देख लेते हैं, यानी कि ब्यावर जो था वो कैसे बना था और कैसे क्या बना था। तो कर्नल डिक्सन जो था वो 144 मेरवाड़ जो बटालियन जो आती है उसके सवार थे, यानी कि कर्नल डिक्सन जो आते हैं वो 144 मेरवाड़ बटालियन के सवार थे। और उन्होंने जो है वो ब्यावर को एक फौजी छावनी के रूप में डेवलप किया था। यानी कि हम लिख लेते हैं कि कर्नल डिक्सन जो आते हैं वो 144 मेरवाड़ बटालियन के थे और इन्होंने ब्यावर को एक फौजी छावनी के रूप में इसका विकास किया था। क्यों किया था? तो अंग्रेजों के लिए यह बेहतर सैनिक छावनी थी, क्योंकि यहाँ से राजस्थान संपूर्ण दिखाई देता था। और ये जो 144 मेरवाड़ बटालियन की मौजूदगी 144 मेरवाड़ बटालियन की मौजूदगी में, यानी कि 144 मेरवाड़ बटालियन की मौजूदगी में जो है वो मेरवाड़ स्टेट बनाया गया था। मौजूदगी में मेरवाड़ स्टेट बनाया गया था। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें कि 25 जून 1857 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत तक जो डिक्सन जो है मृत्यु पर्यंत तक डिक्सन अजमेर मेरवाड़ संयुक्त प्रांत के अंग्रेज स्टेट के कमिश्नर और सुपरिटेंडेंट रहे थे। फिर अगर हम कुछ फैक्ट्स की और बात करें तो 1 नवंबर 1956 में केंद्र सरकार की सर्वानुमति से अजमेर जिले को तो कहा कि राजधानी बना दो। अजमेर जिले को राजधानी बना दो। किसकी? तो राजस्थान की बनाएंगे। और जो ब्यावर जो आता है, ब्यावर को जिला बना दो। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जो है वो उस टाइम जो थी वो मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी। तो उन्होंने इस फैसले का तो उन्होंने क्या कहा कि हम जो है वो इस फैसले का विरोध करते हुए अजमेर को जिला रखा। अजमेर को जिला और ब्यावर को एक उपखंड
रखा था। यानी कि ये जो है वो हम ब्यावर जिले की एक जो है वो इतिहास के बारे में बात करते हैं कि 1 नवंबर 1956 में हमारी केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया है कि ब्यावर को जो है वो एक जिला घोषित कर देते हैं और अजमेर जो आता है, अजमेर जिला जो आता है, उसको राजस्थान की राजधानी बना देते हैं। लेकिन उस टाइम जो है वो हमारे राजस्थान में मोहनलाल सुखाड़िया जी की सरकार थी, तो उन्होंने कहा कि ब्यावर जो आता है उसको हम एक उपखंड ही रखेंगे और अजमेर को जो है वो हम एक जिला ही रखेंगे, उसको राजस्थान की राजधानी नहीं बनाएंगे। उन्होंने जो वो केंद्र सरकार का जो मतलब कि जो डिसीजन जो था उसको जो है वो ध्वस्त कर दिया, उस डिसीजन को मानने से इनकार कर दिया। और जो ब्यावर यानी कि जो ब्यावर जो आता है इसको 144 मेरवाड़ बटालियन की मौजूदगी में जो एक मेरवाड़ स्टेट का दर्जा दिया गया था। 25 जून 1857 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत तक डिक्सन जो आते हैं वो अजमेर मेरवाड़ संयुक्त प्रांत के अंग्रेज स्टेट के कमिश्नर व सुप्रिटेंडेंट रह चुके हैं। और इन्होंने जो वो कर्नल डिक्सन ने 1 फरवरी 1836 में जो 1836 में जो वो इसकी स्थापना करी थी, यानी कि ब्यावर की स्थापना करी थी। नेक्स्ट अगर हम और फैक्ट्स के ऊपर डिस्कस करें तो एक आता है कि देवर भाभी की होली। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी के बारे में देखें तो गोरम जी, और एक आती है गोरम जी यानी कि ये जो है वो टोडगढ़ में आती है, टोडगढ़। यानी कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो आती है वो गोरमजी या मोराए जी, जो कि कहाँ पे आती है, टोडगढ़ ब्यावर में आती है। ठीक है, टोडगढ़ ब्यावर में आती है। यानी कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी या मोराए जी जो आती है, गोरमजी या मोराए जी चोटी जो आती है वो टोडगढ़ ब्यावर में आती है, जो कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है। अगर हम इसकी जो है वो समुद्र तल से ऊंचाई के बारे में बात करें तो कहीं पे जो है वो 927 के दे रखा है और कहीं पे जो है वो 934 दे रखा है, यानी कि 927 और 934 दे रखा है। यानी कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी गोरमजी और मोराएजी आती है, जो कि टोडगढ़ ब्यावर में आती है। और कहीं पे जो है वो 927 दे रखा है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो आती है, यानी कि जो मोराएजी या गोरमजी जो चोटी जो आती है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई जो आती है वो 934 या 927 जो है वो दोनों याद रखना आप। अगर हम नेक्स्ट देखें कि जो अगला हम देखते हैं कि देवर भाभी की होली। तो ये देवर भाभी की होली जो आती है वो कहाँ खेली जाती है, तो देवर भाभी की होली जो आती है वो ब्यावर अजमेर में पहले जो था वो ब्यावर अजमेर में खेली जाती थी, लेकिन अब जो है ये ओनली ब्यावर में खेली जाती है। यानी कि अब ब्यावर नया जिला बन गया है तो अब ब्यावर में ही खेली जाएगी। तो देवर भाभी की होली जो आती है वो ब्यावर में खेली जाती है। ये लिख लेना आप, पहले ही लिख लिया करो वीडियो, मतलब बीच में जो है वो वीडियो रोक कर और आप ये जो मैं लिखती हूँ ये सारी चीज़ें लिख लिया करो। अब हम देखते हैं देवर भाभी की होली। तो देवर भाभी की होली तो देवर भाभी की होली जो आती है वो ब्यावर में मनाई जाती है, ब्यावर में। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि और हम जो है वो कौन कौन सी होलियाँ आती है उनके बारे में अगर पढ़े कि और कौन कौन सी होलियाँ आती है इस संबंध में फैक्ट्स के बारे में पढ़े, तो एक आती है कोड़ा मार होली। तो कोड़ा मार होली जो आती है ये करौली और भरतपुर में भी होती है कोड़ा मार होली, दोनों याद रख लेना आप। और एक आती है पत्थर मार होली। पत्थर मार होली जो आती है वो भिल्लूड़ा डूंगरपुर की आती है, भिल्लूड़ा डूंगरपुर की आती है। एक और अगर हम देखें तो एक और होली आती है वो आती है अंगारों की होली। अंगारों की होली जो आती है वो पहले केकड़ी अजमेर में आया करती थी, लेकिन अब केकड़ी जो है वो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो ये केकड़ी में ही आएगी। यानी कि अंगारों की होली जो आती है वो पहले केकड़ी अजमेर में आया करती थी, लेकिन अब केकड़ी जो आता है वो नया डिस्ट्रिक्ट बन गया है तो अब ये जो है वो कहाँ पे आएगी, केकड़ी में ही आएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आता है कोड़ा मार होली, यानी कि एक ये जो आता है यानी कि लठ मार होली। तो ये जो करौली और भरतपुर जो आता है यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है वो लठ मार होली खेली जाती है, लठ मार होली। यानी कि करौली और भरतपुर में लठ मार होली। अगर हम कोड़ा मार होली के बारे में बात करते हैं तो ये आती है हमारी भिनाय अजमेर। भिनाय अजमेर जो आता है यहाँ पे ये होली खेली जाती है, भिनाय अजमेर में जो है वो कोड़ा मार होली खेली जाती है। नेक्स्ट अगर हम और फैक्ट्स के बारे में बात करें तो जो है कोड़ा मार होली जो आती है वो कहाँ पे आती है, तो ये भिनाय अजमेर में आती है, भिनाय अजमेर में कोड़ा मार होली आती है। अगले हम बात करते हैं कि 1857 की क्रांति की छावनियाँ कितनी थी, तो मतलब 6 छावनियाँ थी, 6 छावनी।
यानी कि खेरवाड़ा और ब्यावर, खेरवाड़ा और ब्यावर जो आते हैं यहाँ पर विद्रोह नहीं हुआ, सैनिक विद्रोह नहीं हुआ। यानी कि 1857 की क्रांति में 2 सैनिक छावनियां ऐसी आती हैं जो कि सैनिक केंद्र था, यानी कि क्रांति का केंद्र था, विद्रोह का केंद्र था, छावनियां थी, लेकिन वहां पर जो है वो सैनिक विद्रोह नहीं भड़का था। तो वो आती है ब्यावर और खेरवाड़ा। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे तो आप याद रखना। तो ब्यावर जो आता है वो 1857 की क्रांति में एक छावनी के रूप में भी था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि अजमेर के जीवन रेखा कहे जाने वाले, यानी कि हम एक चीज पे बात करते हैं जो कि आता है नारायण सागर डैम। नारायण सागर डैम, नारायण सागर डैम जो आता है वो अजमेर की जीवन रेखा जो आता है वो नारायण सागर डैम को कहा जाता है। ये नारायण सागर डैम जो आता है वो किस नदी के ऊपर आता है? तो ये खारी नदी के ऊपर आता है। इसका निर्माण जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो नारायण सागर डैम का निर्माण जो था वो 1955 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नारायण सागर डैम का निर्माण 1955 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो और जो है वो क्या आता है कि टोडगढ़ दुर्ग जो आता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता था? यानी कि टोडगढ़ दुर्ग को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो इसको जो वो बोरसवाड़ा के नाम से भी जाना जाता था। यानी कि टोडगढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तो बोरसवाड़ा दुर्ग के नाम से जाना जाता था। यानी कि नारायण सागर बांध जो आता है वो ब्यावर में आता है, जो कि अजमेर की जीवन रेखा कहा जाता है। और इसका निर्माण जो था वो 1955 में जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें टोडगढ़ दुर्ग का मूल नाम जो आता है वो बोरसवाड़ा कहा जाता है। इसको बोरसवाड़ा कहा जाता है। अब आप पूछोगे बोरसवाड़ा क्यों कहा जाता है? तो बरसा नामक गुज्जर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यानी कि बरसा नामक गुज्जर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि बरसा नामक गुज्जर जो था उसने, यानी कि बरसा नामक गुज्जर ने तहसील भवन के पीछे देवनारायण जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये टोडगढ़ जो आता है यहाँ पे और क्या क्या फैक्ट्स बन जाते हैं? तो टोडगढ़ दुर्ग जो आता है यहाँ पे टोडगढ़ अभ्यारण्य आता है जिसको 1983 में स्थापित किया गया था, स्थापित किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 2011 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 2011 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। ये टोडगढ़ जो आता है यहाँ पर धूसर जंगली मुर्गे आते हैं। यहाँ पर धूसर जंगली मुर्गे आते हैं। यानी कि टोडगढ़ अभयारण्य जो आता है यहाँ पर धूसर जंगली मुर्गे आते हैं। और टोडगढ़ अभयारण्य जो आता है इसको 1983 में जो वो स्थापित किया गया था। और 2011 में जो इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। 2011 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। और ये टोडगढ़ अभयारण्य जो आता है वो हमारे राजस्थान के 3 जिलों में आता है। हमारे राजस्थान के कितने जिलों में आता है? तो राजस्थान के 3 जिलों में आता है। 3 जिलों में आता है। एक तो जो आता है वो ब्यावर आता है, एक राजसमंद आता है, और एक जो आता है वो पाली आता है। और अगर हम बात करें तो टोडगढ़ अभयारण्य जो आता है इसको मिनी माउंट आबू भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यह है माउंट आबू की जलवायु के सम्मान यहाँ जो है वो माउंट आबू की जलवायु के सम्मान जलवायु है। यानी कि टोडगढ़ अभयारण्य जो आता है इसको मिनी माउंट आबू कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो माउंट आबू के समान जलवायु यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला में बना ये है एक पर्यटक और बहुत ही सुंदर जो वो आकर्षक आता है। यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला के
इनका मूल नाम उदय सिंह आता है। इनको किन का अवतार माना जाता है? तो इनको जो है वो कृष्ण का अवतार माना जाता है, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है, सॉरी, विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। यानी कि देवनारायण जी जो आते हैं इनको विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब हुई थी? तो अजमेर मेरवाड़ा बटालियन, अजमेर मेरवाड़ बटालियन की स्थापना कब हुई थी? बटालियन की स्थापना कब हुई थी? तो 1822 जो आता है इसमें जो है वो मेरवाड़ बटालियन की स्थापना हुई थी। यानी कि अजमेर मेरवाड़ बटालियन की स्थापना जो होती है वो 1822 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो ब्यावर में आता है। अजमेर मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 ईस्वी में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर जो आता है वो ब्यावर में आता है, ब्यावर में आता है। और क्या फैक्ट्स बन जाते हैं ब्यावर से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो वो आता है ब्यावर से और फैक्ट्स क्या बन जाते हैं? तो एक जो है वो मंदिर आता है जो कि श्यामगढ़ मंदिर जो आता है वो ब्यावर में आता है। श्यामगढ़ मंदिर जो आता है वो ब्यावर में आता है और ब्यावर में जो है वो ईसाई मशीनरी, यानी कि श्यामगढ़ मंदिर जो आता है वो ब्यावर में आता है और ब्यावर में क्या आता है? तो ईसाई मशीनरी की स्थापना जो है वो ब्यावर में की गई थी। ईसाई मशीनरी स्कूल, ईसाई मशीनरी स्कूल की स्थापना यहीं पे की गई थी और राजस्थान का प्रथम चर्च यहाँ पे आता है। राजस्थान का प्रथम चर्च यहाँ पर आता है। यानी कि ब्यावर जो आता है यहाँ पर श्यामगढ़ का मंदिर आता है और यहाँ पर राजस्थान का प्रथम चर्च आता है जिसको सुलब्रेड मेमोरियल चर्च कहा जाता है। यानी कि राजस्थान का प्रथम चर्च जो आता है वो ब्यावर में आता है जिसको सुलब्रेड मेमोरियल चर्च कहा जाता है। और यहाँ पे क्या आ जाता है? तो श्री रंग जी का मंदिर आता है, श्री रंग जी का मंदिर यहाँ पे आ जाता है, श्री रंग जी का मंदिर यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे एकता सर्किल आता है, एकता सर्किल आता है। यानी कि श्री रंग जी का मंदिर यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पर एकता सर्किल आता है। और एकता दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि एकता सर्किल यहाँ पे आता है तो हम एकता दिवस की भी बात कर लेते हैं। तो एकता दिवस जो होता है वो 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी कि 30 अक्टूबर को जो है वो, यानी कि 31 अक्टूबर को जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि एकता सर्किल यहाँ पे आता है और 31 अक्टूबर को यहाँ पर क्या मनाया जाता है? तो वो एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर कौन से जो है वो नेशनल राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से आ जाते हैं, एनएच कौन से आ जाते हैं? तो एनएच जो है वो 25 यहाँ पे आता है, एनएच 58 आता है, एनएच 158 आता है, एनएच 458 आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तेजाजी के मेले के बारे में, यानी कि हवेली भी आती है। यानी कि जो ये ब्यावर जो आता है यहाँ पर कुछ हवेलियाँ भी आती हैं जो कि एक आती है हवेली। यानी कि अगर हम हवेली की बात करें तो ब्यावर डिस्ट्रिक्ट जो आता है उसमें सेठ राठी की हवेली आती है, सेठ राठी की हवेली आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक आ जाती है चंपालाल राम स्वरूप की हवेली आती है, राम स्वरूप की हवेली आती है। यानी कि हवेली कौन कौन सी आ जाती है? यहाँ पर हवेली जो आती है वो सेठ राठी की हवेली आती है और एक आती है राम स्वरूप की हवेली आ जाती है, चंपालाल राम स्वरूप की हवेली आ जाती है। क्या निकल रहा है? यानी कि हवेली कौन कौन सी आ जाती है? तो ब्यावर में जो वो सेठ राठी की हवेली आ जाती है और चंपालाल राम स्वरूप की हवेली आ जाती है। कुछ जो है वो ब्यावर में एक फैक्ट्स और बन जाता है ऊन मंडी से संबंधित। यानी कि पंजाब की फाजिलिका ऊन मंडी के बाद यानी कि पंजाब की फाजिलिका ऊन मंडी के बाद में जो है वो भारत की सबसे बड़ी ऊन मंडी, पंजाब की फाजिलिका ऊन मंडी के बाद में भारत की सबसे बड़ी ऊन मंडी ब्यावर, यानी कि पंजाब की फाजिलिका ऊन मंडी के बाद में भारत की सबसे बड़ी ऊन मंडी जो आती है वो ब्यावर की ऊन मंडी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमने चर्च की बात कर ली, यहाँ पे जो वो श्यामगढ़ किला आता है उसके बारे में बात कर ली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तेजाजी मेला, यानी कि अब हम जो है वो तेजाजी मेले के बारे में पढ़ेंगे।
यानी कि कुछ फैक्ट्स जो आते हैं वो आता है कि बदनौर जो आता है इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या आता है बदनौर का प्राचीन नाम। तो बदनौर का प्राचीन नाम जो आता है इसको वर्धनपुर भी कहा जाता है। यानी कि बदनौर जो आता है इसमें हरणी महादेव का मंदिर आता है, और ये हरणी महादेव का मंदिर जो आता है इसको माहेश्वरी समाज जो होती है वो इसके कुलदेवता के रूप में पूजती है। और इसको जो है वो बदनौर को और क्या कहा जाता है, तो वर्धनपुर कहा जाता है और बदनापुर कहा जाता है। यानी कि इसका जो प्राचीन नाम जो आता है इसको वर्धनपुर कहा जाता है और बदनापुर कहा जाता है। वर्धनपुर और बदनापुर कहा जाता है बदनौर। और एक यहाँ पे जो है वो ओजियाना सभ्यता, ओजियाना सभ्यता जो आती है वो खारी नदी के किनारे आती है। खारी नदी और लूणी नदी ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है। खारी नदी के किनारे आती है। यहाँ पर ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति आती है। यानी कि ओजियाना जो आते हैं वो ब्यावर में, यानी कि ओजियाना जो आता है वो खारी नदी के किनारे आता है, और ये ओजियाना खारी नदी के किनारे ताम्र युगीन आहड़ संस्कृति भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ और फैक्ट्स कौन कौन से बन जाते हैं, तो यहाँ पर जो है वो पिपलाज माता का मंदिर आता है। पिपलाज माता का मंदिर, यानी यहाँ पर पिपलाज माता का मंदिर, पिपलाज माता का मंदिर यहाँ पे आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ यानी कि कुछ जो है वो जगन्नाथ, पिपलाज माता का मंदिर यहाँ पे आता है। और एक अगर हम बात करें तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी। तो जगन्नाथ कछवाहा की छतरी जो आती है वो 32 खंभों की छतरी, जगन्नाथ कछुआ की छतरी 32 खंभों की छतरी जो आती है वो मांडल में आती है, मांडलगढ़ में आती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जगन्नाथ कछुआ जो आते हैं ये कौन आते हैं, तो हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों की हरावल सेना में शामिल थे। और एक और आते हैं 32 खंभों की छतरी जो आती है वो एक और आती है जो कि कहाँ पे आती है, 32 खंभों की छतरी एक और आती है जो कि कहाँ पे आती है, तो ये आती है रणथंभौर सवाईमाधोपुर में। रणथंभौर, यानी कि 32 खंभों की छतरी जो आती है वो एक और आती है जो रणथंभौर में आती है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो राणा हमीर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। हमीर ने इसका निर्माण क्यों करवाया था, तो वो क्यों करवाया था, यानी कि इसका निर्माण जो है वो राणा हमीर के द्वारा क्यों करवाया गया था, तो अपने पिता जैत्र सिंह के 36 वर्ष शासनकाल होने पर इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। इस छतरी का निर्माण करवाया गया था। और इस छतरी को क्या कहा जाता है, तो इस छतरी को जो है वो इस छतरी को क्या कहा जाता है, तो इस छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। न्याय की छतरी कहा जाता है। यानी कि 32 खंभों की छतरी जो आती है वो मांडलगढ़ में भी आती है, जो कि जगन्नाथ कछुआ की छतरी आती है। और जगन्नाथ कछुआ जो थी वो हल्दी घाटी की हरावल सेना जो आती है मुगलों की, उसके जो है वो उसमें शामिल थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 32 खंभों की छतरी जो आती है वो रणथंभौर में आती है। इसका निर्माण राणा हमीर ने करवाया था। क्यों करवाया था, तो अपने पिता जैत्र सिंह के जो वो 36 वर्ष के शासनकाल पूर्ण होने के बाद में जो वो इस छतरी का निर्माण करवाया था। इस छतरी को जो वो न्याय की जंजीर कहा जाता है या न्याय की छतरी कहा जा सकता है। तेजाजी का मेला जो था वो ब्यावर में लगता है। इसकी तेजा मेला की शुरुआत जो थी वो कर्नल डिक्सन के द्वारा 1840 ईस्वी में की गई थी। मेला जो था वो भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो और कौन कौन से मेले लगते हैं, तो खेजड़ली का मेला लगता है और एक त्योहार मनाया जाता है, सुगंध दशमी मनाई जाती है, जो कि जैन धर्म का पर्व आता है। ये सभी फैक्ट्स जो आते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो मैंने अभी तक जितने भी सारी चीजें बताई है वो सभी नोट कर लेना। वीडियो को जो है बीच बीच में रोक के जो है वो कॉपी में नोट्स बना लिया करो, इतना तो सेंस यूज कर लिया करो, और जो है वो अच्छे से जो है वो पढ़ लिया करो। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया, एंड मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर ले। थैंक यू एंड बाय।